फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं प्रीति प्रजापति स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टडी फाइन पर। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, आरआरबी ग्रुप डी की वैकेंसी आ चुकी है। उस वैकेंसी में आपको पता है कि साइंस का 25 नंबर का स्कोर जो है, उसमें हम आपको बायोलॉजी कवर करवाने वाले हैं, जिसमें हमने सेल से लेकर आपका ह्यूमन बॉडी तक कवर कर लिया है। और उसमें आपकी जो लास्ट चैप्टर है ह्यूमन बॉडी में, हम पढ़ रहे हैं ग्रंथियों के बारे में, ग्लैंड्स के बारे में। इसके बाद एक चैप्टर और आता है ह्यूमन डिसीज के बारे में, वो कवर करेंगे। इस तरीके से आपका ह्यूमन बॉडी पूरा कवर हो जाएगा। और उसके बाद में हम फिर पढ़ेंगे 5 जगत वर्गीकरण और उसके बाद में बॉटनी। इस तरीके से हम अपनी पूरी बायोलॉजी को कवर करने वाले हैं। तो आज जो हमने कल स्टार्ट किया था, परसों स्टार्ट किया था, यानी कि 2 क्लास हमारी हो चुकी हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों में हमने 2 क्लास पढ़ चुकी हैं। और आज हमारी तीसरी क्लास है, जिसमें हम जो ग्लैंड्स बची थी, 2 बची थी, उनको कवर करेंगे। और उसके बाद में आज ही स्टार्ट कर देंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी प्रजनन तंत्र। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? ग्रंथियों के बारे में। जो छूट गई थी 2 ग्रंथियां, उनको पढ़ेंगे। और उसके बाद में हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी स्टार्ट कर देंगे आज ही। तो शुरू करें। तो अगली जो बची थी हमारी अंतःस्रावी ग्रंथि 7 नंबर की, नंबर 7 है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज जिसे हम कहते हैं अग्न्याशय। अग्न्याशय यानी पेनक्रियाज को हम एक बार पढ़ चुके हैं। कब पढ़ा था? जब हमने पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि यहाँ से भी कई जो हैं आपके एंजाइम्स निकलते हैं जो पाचन में सहायता करते हैं। और आज हम पढ़ रहे हैं अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में। तो हम आज पढ़ेंगे हार्मोन्स के बारे में। और हमने पहली क्लास में पढ़ा था कि जो ग्रंथियां हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। एक तो अंतःस्रावी ग्रंथियां, बहिस्रावी ग्रंथियां और मिश्रित ग्रंथियां। तो बहिस्रावी ग्रंथियां एंजाइम्स बनाती हैं और रस बनाती हैं, और अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन्स बनाती हैं। और ये जो अग्न्याशय ग्रंथि है, ये हार्मोन्स भी बनाती है और साथ ही साथ एंजाइम्स भी बनाती है। तो इसलिए इसको हम कहते हैं मिश्रित ग्रंथि। क्या बोलते हैं? मिश्रित ग्रंथि। तो यह मिश्रित अंतःस्रावी ग्रंथि है। कैसी ग्रंथि है? मिश्रित ग्रंथि है और अंतःस्रावी ग्रंथि है। अगला है, इसमें लैंगरहैंस के द्वीप पाए जाते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि है और इसी में आपके लैंगरहैंस के द्वीप पाए जाते हैं। कहाँ? अग्न्याशय में, पेनक्रियाज में। जिनका क्या काम है? लैंगरहैंस की दीपिकाओं में 4 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, यानी कि एक ऐसा समूह। लैंगरहैंस की दीपिकाओं का मतलब ये है कि लैंगरहैंस नामक वैज्ञानिक ने इनको सबसे पहले बताया था। और यहाँ पर 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। कितने प्रकार की? तो 4 प्रकार की आपकी कोशिकाएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी हैं? तो पहला है अल्फा सेल। क्या बोलेंगे? अल्फा सेल। इनका काम क्या है? तो यहाँ पर जो 4 प्रकार की कोशिकाएं हैं, यहाँ से कुछ ना कुछ स्रावित करेंगी, यानी कि कोई हार्मोन बनाएंगे तो कोई एंजाइम। तो यहाँ पर आपका जो अल्फा सेल है वो कौन सा हार्मोन रिलीज करती है? तो लिखा है ग्लूकागॉन। क्या याद रखेंगे? ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन हार्मोन स्रावित करती है। और ये ग्लूकागॉन क्या कर रहा है? तो यह ग्लूकागॉन ग्लूकोज में तोड़ता है, यानी कि ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ता है। जो आपका ग्लाइकोजन है, ये ग्लूकागॉन है, ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ता है। और ग्लाइकोजन क्या है? तो ग्लाइकोजन जो है, आप याद रख सकते हैं, आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो आपका यकृत है, यकृत ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर रखता है। और वही ग्लाइकोजन किस में बदल रहा है? ग्लूकोज में। किसकी सहायता से या कौन सा हार्मोन कर रहा है? तो ये याद रखेंगे, ग्लूकागॉन। यानी ग्लूकागॉन हार्मोन जो कि आपकी अग्न्याशय की अल्फा सेल से स्रावित हो रहा है। और काम क्या कर रहा है? तो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल रहा है। या हम ये कह सकते हैं, हार्मोन, कौन सा हार्मोन जो कि ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है, तब आप बताएंगे ग्लूकागॉन। क्या याद रखेंगे? ग्लूकागॉन।
ग्लूकागॉन कहाँ से स्रावित हो रहा है? अल्फा कोशिकाओं से। दूसरा है बीटा कोशिकाएं। कौन सी? बीटा सेल्स। ये क्या काम कर रहे हैं? तो यह इंसुलिन नामक हार्मोन बनाती हैं जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। दोनों बिल्कुल अपोजिट हैं। एक था आपका ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन ये क्या काम कर रहा था? ग्लूकागॉन हार्मोन आपका ग्लाइकोजन को किस में बदल रहा था? ग्लूकोज में। यानी कि ये तोड़ने का काम कर रहा था, क्योंकि ग्लाइकोजन जो है ये ग्लूकोज का संयुक्त रूप है। ये आप कह सकते हैं ग्लूकोज का संयुक्त रूप ग्लाइकोजन है। तो ये ग्लूकागॉन हार्मोन क्या कर रहा है? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ रहा है। और दूसरा है आपका इंसुलिन। कौन सा है दूसरा? इंसुलिन। ये क्या काम कर रहा है? तो ये ग्लूकोज को, किसको? ग्लूकोज को किस में बदल रहा है? ग्लाइकोजन में। तो समझ में आया होगा, जो आपका इंसुलिन है ये ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बना रहा है, और जो ग्लूकागॉन है ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर याद रखेंगे, जो आपका इंसुलिन हार्मोन है ये रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। नियंत्रित करने का मतलब कम कैसे करेगा? जो ग्लूकोज था इसको किस में बदल दिया? ग्लाइकोजन में। तो ग्लूकोज को नियंत्रित कर दिया, यानी कंट्रोल कर दिया। किसने? इंसुलिन ने। ये ब्लड की बात कर रहे हैं, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कौन नियंत्रित कर रहा है? तो आपका इंसुलिन हार्मोन। यही जब इंसुलिन कम हो जाता है, इंसुलिन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जब इंसुलिन कम हो जाएगा तो ग्लूकोज बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? ग्लूकोज। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि इंसुलिन हार्मोन ही तो था जो ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल कर रहा था, और जब इंसुलिन कम हो गया तो ग्लूकोज की मात्रा कंट्रोल नहीं हो पाएगी, यानी कि ज्यादा हो जाएगा। जैसे ही रक्त में ग्लूकोज बढ़ जाता है तो एक बीमारी हो जाती है जिसको हम कहते हैं मधुमेह रोग। क्या कहते हैं? इसकी कमी से, या कह सकते हैं हम कमी से क्या हो जाता है? मधुमेह, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डायबिटीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायबिटीज। तो डायबिटीज नामक बीमारी कब होती है? जब इंसुलिन की कमी हो जाती है, और इंसुलिन की कमी से ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। याद रहेगा। तीसरी सेल है, तीसरे प्रकार की सेल कौन सी है? ये है आपकी डेल्टा सेल। कौन सी है? डेल्टा सेल। इनका काम क्या है? ये सोमैटोस्टेटिन, यहाँ पे याद रखेंगे, सोमैटोस्टेटिन हार्मोन बनाते हैं। यह इंसुलिन और ग्लूकागॉन को नियंत्रित करता है। जो आपकी डेल्टा सेल है इसने कौन सा हार्मोन बनाया? सोमैटोस्टेटिन हार्मोन। और ये हार्मोन क्या कर रहा है? ये ग्लूकागॉन और आपका इंसुलिन, जो ये दोनों हार्मोन थे, इनको कंट्रोल करता है। क्योंकि आपकी बॉडी में हर एक चीज सीमित होनी चाहिए। अगर कुछ कमी हुई तब भी रोग, अधिकता हुई तब भी रोग। तो यहाँ पर ना ही इंसुलिन की कमी होनी चाहिए और ना ही अधिकता होनी चाहिए। ऐसे ही ना ही ग्लूकागॉन की कमी होनी चाहिए और ना ही अधिकता होनी चाहिए। तो इन दोनों को, इन हार्मोन्स को कौन कंट्रोल कर रहा है? दोनों को। तो ये आपका सोमैटोस्टेटिन नामक हार्मोन क्या करता है? यहाँ पर कंट्रोल करता है। अगली चौथी प्रकार की आपकी सेल है गामा सेल। किरणें नहीं यहाँ पर, गामा कोशिका। क्या बोलेंगे? गामा कोशिका। यह पेप्टाइड हार्मोन बनाती है जो कि पाचन क्रिया में काम करता है, यानी कि पाचन क्रिया को कम करता है। सॉरी, जो आपका पेप्टाइड हार्मोन है ये क्या कर रहा है? पाचन को कंट्रोल कर रहा है, डाइजेशन को कंट्रोल करने का काम कर रहा है, जो कि गामा कोशिकाओं से स्रावित होता है। पैनक्रियाज की गामा कोशिकाओं से स्रावित होता है। अगली ग्रंथि है आपकी नंबर 8, लैंगिक जनन ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? गोनैड्स कह सकते हैं, लैंगिक जनन ग्रंथि, जिसमें आपको क्या क्या पढ़ना है? टेस्टिस और ओवरीज। टेस्टिस को क्या बोलेंगे? वृषण। और ओवरीज यानी कि अंडाशय। क्या बोलेंगे? अंडाशय। इनके बारे में जानते हैं। वृषण क्या है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित करता है। जो टेस्टिस है ये क्या है? टेस्टिस ये क्या कर रहा है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित करता है। और साथ ही साथ याद रखेंगे ये नर जनन अंग है। नर
जनन अंग है, मेल में पाया जाता है। और क्या काम कर रहा है? टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन स्रावित करता है, जिसकी वजह से जो लड़के हैं यानी कि जो मेल हैं उनमें आवाज कैसी हो जाती है? भारी हो जाती है। और आपको पता है 17 से 18 साल में दाढ़ी मूंछ आने लगती है। उसके बाद में स्पर्म का निर्माण भी शुरू हो जाता है। क्या बोलेंगे? स्पर्म का निर्माण भी यहाँ पर शुरू हो जाता है जब आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होने लगता है। अगला है ओवरीज, अंडाशय। ये है आपका मादा जनन अंग। क्या बोलेंगे? मादा जनन अंग, मादा जनन अंग। ये दो हार्मोन स्रावित करते हैं, एक आपका प्रोजेस्टेरॉन और एक एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन याद रखेंगे, ये केवल गर्भावस्था के दौरान स्रावित होता है। गर्भावस्था यानी प्रेगनेंसी के दौरान ही स्रावित होता है। और एस्ट्रोजन ये आपका जो है 14 से 15 साल से ही स्रावित होने लगता है, जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी एमसी शुरू हो जाती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसको बोलते हैं मासिक धर्म चक्र भी लड़कियों में आना शुरू हो जाता है। ब्रेस्ट का विकास होता है, आवाज पतली हो जाती है और अंडाणु भी बनना यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। आपके किस हार्मोन से? तो एस्ट्रोजन हार्मोन से। इस तरीके से आपकी जो ग्रंथियां थी ये यहाँ पर समाप्त होती हैं, या हम कहें अंतःस्रावी तंत्र था यहाँ पर आपका फिनिश होता है। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसको बोलते हैं प्रजनन तंत्र। क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रजनन तंत्र क्या है। इससे पहले हम पढ़ेंगे कि जनन क्या है। जनन क्या है? जनन या फिर प्रजनन, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन। तो क्या होता है? कोई भी जीव अपनी जाति को बनाए रखना चाहता है। हर एक जीव अपनी जाति को बनाए रखना चाहता है और अपनी जाति को यानी अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए वो क्या करता है? अपने समान या अपने से थोड़ा सा भिन्न, अपने समान संतान उत्पन्न करता है। और इसी को हम कहते हैं, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं जनन। किस किस तरीके का जनन होता है ये हम देखेंगे। तो प्रजनन तंत्र क्या है? जो भी जनन में यानी प्रजनन में जो अंग काम आएंगे उन सबको एक साथ मिलाकर क्या बोलेंगे? प्रजनन तंत्र बोलेंगे। लिखा है जीवों द्वारा अपने समान नए जीवों को जन्म देना प्रजनन कहलाता है। अपने समान या कहें कि अपनी वंश को आगे बढ़ाने के लिए जो संतान उत्पत्ति करता है इसे हम क्या कहते हैं? जनन कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसके बाद में जनन में भाग लेने वाले अंगों के समूह को क्या कहेंगे? प्रजनन तंत्र कहेंगे। क्योंकि ये मैंने पहले ही क्लास में बता दिया था कि तंत्र क्या है यानी कि अंग प्रणाली क्या है या फिर कोई सिस्टम क्या है। तो एक ऐसे ऑर्गन का समूह जो एक ही काम में भाग ले रहे हैं उनको क्या कहेंगे? सिस्टम यानी तंत्र कहेंगे। तो जो प्रजनन में भाग ले रहे हैं उन अंगों को मिलाकर के क्या कहेंगे? प्रजनन तंत्र कहेंगे। आगे है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन यानी कि जनन के प्रकार। जनन के प्रकार, जनन कितने प्रकार का होता है? तो मेनली 2 टाइप्स यानी 2 प्रकार का होता है। पहला है आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन। और दूसरा है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन क्या है, लैंगिक जनन क्या है, ये हम पढ़ेंगे। इसके बाद में अलैंगिक जनन भी कई प्रकार का होता है, वो भी आज इसी क्लास में डिस्कस करेंगे। तो पहला है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन या हम कहें अलैंगिक जनन। क्या बोलेंगे? अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। एक ही जनक की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब जो अलैंगिक जनन है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसमें 2 पेरेंट्स की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक जनक होना चाहिए या हम कहें सिर्फ और सिर्फ एक पिता की आवश्यकता होती है। कोई भी एक अकेला जीव जो अपने समान संतानें उत्पन्न कर लेता है वहां पर होता है आपका अलैंगिक जनन।
दूसरे जनक की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पर जो संतान उत्पत्ति होगी वो हूबहू किसके समान होगी, जनक के समान होगी। पहली बात कि लैंगिक अलैंगिक जनन में एक जनक की आवश्यकता है। दूसरी बात, जो संतान उत्पत्ति होगी वो सेम अपने पेरेंट्स की तरह होगी, अपने जनक के समान होगी। हूबहू किसके तरह होगी, जनक के समान होगी। अलैंगिक जनन केवल समसूत्री विभाजन पर आधारित है। समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन, असूत्री विभाजन, ये हमने पढ़ा था सेल डिवीजन में। समसूत्री विभाजन का मतलब क्या है, जो वहां पर विभाजन होगा कोशिका में वो उसमें गुणसूत्रों की संख्या समान होगी। जैसे कि अगर यहाँ पर कोई सेल है जिसमें 46 गुणसूत्र हैं, तो ये कोशिका जब विभाजित होगी तो उनमें भी कितने गुणसूत्र होंगे, 46 ही होंगे। यानी समसूत्री विभाजन होता है अलैंगिक जनन में। तभी तो ये हूबहू दिखता है अपने जनक के समान। एक था, एक से दो जीव बन गए और दोनों बिल्कुल पहले की तरह हैं, अपने पेरेंट के समान हैं, क्योंकि यहाँ पर कैसा विभाजन हो रहा है, समसूत्री विभाजन हो रहा है। इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता है, या हम कहें इसमें गैमिट नहीं बनते हैं, इसमें गैमिट्स नहीं बनते हैं। अगला है एक कोश की या फिर अकशेरुकी में पाया जाता है। एक कोश की जीव भी हो सकते हैं और अकशेरुकी मतलब जिनमें कशेरुक नहीं पाया जाता है, या हम कहें जिसमें बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। ऐसे जीवों में कैसा जनन होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जैसे कि आपके ऑप्शन में एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल में याद रख सकते हैं अमीबा, जीवाणु, हाइड्रा, प्लेनेरिया, ऐसे कई सारे जीव हैं जिसमें अलैंगिक जनन होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगला है अलैंगिक जनन की विधियां। अभी क्या पढ़ा था हमने, जनन दो प्रकार का, अलैंगिक और लैंगिक। तो अलैंगिक में भी कई प्रकार का होता है, वो हमें देखना है। लिखा हुआ है यहाँ पर विखंडन। पहली विधि कौन सी है, विखंडन, यानी अलैंगिक जनन विखंडन के द्वारा हो सकता है। विखंडन क्या है, तो इसमें क्या होता है, कोई भी जीव, क्या होगा इसमें, कोई भी जीव अपने आप को विभाजित करता है, विभाजित करके नया जीव बनाता है। क्या होगा, मान लिया ये एक जीव था, इसने क्या किया, अपने आप को धीरे धीरे दो भागों में इस तरीके से डिवाइड कर लिया, और इस तरीके से आपका जो जीव है वो यहाँ पर एक नया जीव भी बन गया इसके साथ में। अगर ये दो भागों में डिवाइड होता है, या हम कहें एक जीव से जब दो जीव बनते हैं तो इसको बोलते हैं द्विविखंडन। क्या बोलेंगे, द्विविखंडन। ऐसे ही कभी कभार क्या होता है, यही विखंडन एक ही जीव से कई भागों में टूटता है, या हम कहें अपने आप को कई भागों में विभाजित करता है, तो ऐसे विभाजन को हम कहते हैं, ऐसे विखंडन को कहते हैं बहुविखंडन। क्या बोलेंगे, बहुविखंडन। यानी विखंडन भी कितने प्रकार का, दो प्रकार का, विखंडन भी बहुविखंडन और द्विविखंडन। जब जीव अपने आप को दो भागों में विभाजित करता है तो द्विविखंडन, और दो से अधिक भागों में डिवाइड करेगा तो बहुविखंडन कहलाएगा। जैसे कि अमीबा है और जीवाणु, तो पूछा जाए कि जीवाणु में यानी अमीबा में या फिर जीवाणु में किस तरीके का जनन होता है, तो पहली बात तो अलैंगिक जनन होता है। अलैंगिक में भी किस विधि द्वारा जनन होता है, तब आप बताएंगे विखंडन विधि द्वारा। कौन सी विधि द्वारा, विखंडन विधि द्वारा। ऐसे ही आपका मुकुलन, क्या बोलेंगे, मुकुलन, इंग्लिश में बोलते हैं बडिंग। क्या बोलेंगे, बडिंग। इसमें क्या होता है, ये किसमें पाया जाता है, हाइड्रा और ईस्ट में। होता क्या है मुकुलन में, कोई भी जीव अपने किसी भी भाग में वृद्धि करता है। क्या करेगा, वृद्धि करेगा, और फिर ये वृद्धि क्या होगा, वृद्धि करके यानी बड सा बना लेगा, एक गांठ सी बना लेगा, फिर ये क्या होगी, अलग हो जाएगी, और अलग होने के बाद में एक नया जीव बन जाता है। इस तरीके से होता है आपका बडिंग यानी मुकुलन। क्या होता है इसमें, कोई भी जीव में एक अंग उभर कर बाहर आ जाता है, यानी कि बड़ा होकर के, फिर वो अलग होकर के एक नया जीव बना लेता है,
इसे हम कहेंगे मुकुलन। जबकि विखंडन में क्या हो रहा था, वो जीव विभाजित हो रहा था और नया जीव बन रहा था। और मुकुलन में क्या होगा, किसी भी जीव में एक बड सी बनेगी और वो अलग होकर के फिर क्या होगा, इसमें एक नया जीव बन जाता है। अगला है कायिक जनन। क्या बोलेंगे, कायिक जनन, पहला, दूसरा और ये तीसरा। कायिक जनन में क्या होता है, मुकुलन के आप याद रखेंगे एग्जाम्पल हाइड्रा और ईस्ट में जो है मुकुलन विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है। कायिक जनन में क्या होता है, कायिक का मतलब होता है काया यानी शरीर। तो ऐसे जीव, जीव क्या यहाँ पर याद रखेंगे, जो कायिक जनन है ये पौधों में होता है। तो पौधे के किसी भी भाग से अगर एक नया पौधा बन रहा है तो उसको हम बोलेंगे कायिक जनन। क्या बोलेंगे कि पौधे के किसी भी भाग से एक नया जीव बन रहा है तो ऐसे जीव को हम बोलेंगे या ऐसे पौधे को बोलेंगे, वहां पर आपका कायिक जनन हुआ है। जैसे कि गुलाब, आलू, गन्ना। अब गुलाब को आपका पता है, गुलाब में क्या लगाया जाता है, डाल लगाते हैं यानी तना लगाते हैं। ऐसे ही आलू में भी तना ही गाड़ा जाता है, आलू गाड़ते हैं। और यहाँ पर गन्ना में भी ऐसे याद रख सकते हैं आप, तना और पत्ती या जड़ से अगर कोई नया जीव बन रहा है, कोई नया पौधा बन रहा है तो वहां पर कैसा जनन होगा, कायिक जनन होगा। जैसे कि आपका यहाँ पर शकरकंद भी याद रखेंगे, यहाँ पर भी तने को लगाया जाता है। अगला है पुनरुद्भवन, रीजनरेशन। क्या बोलेंगे, रीजनरेशन। यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर प्लेन एरिया में पाया जाता है। बस इतना याद रखेंगे, मुकुलन और रीजनरेशन में इतना सा फर्क है, इतना सा फर्क है कि क्या होता है, यहाँ पर पुनरुद्भवन में कोई भी जीव हो और जीव का अगर छोटा सा भी भाग टूट कर गिर गया तो उससे एक नया जीव बन जाएगा, तो होगा वहां पर पुनरुद्भवन। और अगर किसी जीव में कोई भाग बाहर आ रहा है उभर कर, उससे नया जीव बन रहा है तो वो होगा मुकुलन। और अपने आप कोई भाग टूट कर गिर जाए फिर नया जीव बन जाए, ये होगा पुनरुद्भवन, रीजनरेशन। क्या बोलेंगे, रीजनरेशन। तो इस तरीके से आपका ये था अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन और उसकी विधियां। अगला है लैंगिक जनन या हम कहें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या बोलेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो अलैंगिक जनन में क्या था, सिर्फ एक जनक की आवश्यकता थी और इसमें दो जनकों की आवश्यकता होगी। क्या बोलेंगे, दो जनकों की आवश्यकता होती है। और यहाँ पर क्या होगा, वहां क्या था कि अलैंगिक जनन में जो संतान उत्पत्ति थी वो बिल्कुल हूबहू अपने पेरेंट की तरह थी। और यहाँ पर क्या होगा, जो संतान होगी, संतान वो अपने पेरेंट्स से थोड़ा कुछ अलग भी होगी, यानी संतान में विविधताएं होगी, भिन्नता होगी, आप कह सकते हैं। क्या होगी, भिन्नता होगी, संतान में भिन्नता होगी, भिन्नता पाई जाएगी, आपको देखने को मिलेगी। वहां पर क्या था, गैमिट नहीं बनते थे, लेकिन यहाँ पर दो जनकों से अलग अलग एक लैंगिक कोशिका बनेगी। क्या बनेगी, एक लैंगिक कोशिका बनेगी और फिर इन दोनों कोशिकाओं का या इन दोनों कोशिकाओं से बनेंगे गैमिट और उन गैमिट का होगा फर्टिलाइजेशन। क्या होगा, फर्टिलाइजेशन, जिससे बनेगा आपका जाइगोट। क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, युग्मनज, युग्मनज बनेगा। यहाँ क्या बनेंगे, युग्मक, युग्मक। तो यहाँ पर दो जनकों से दो लैंगिक कोशिकाएं बनती हैं, उनसे गैमिट बनते हैं यानी युग्मक बनते हैं और उन युग्मकों का होता है फर्टिलाइजेशन, निषेचन, जिसके बाद में एक द्विगुणित कोशिका बनती है जिसको हम कहते हैं जाइगोट। और इसके बाद में एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के बाद में बच्चे यानी संतान की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पर क्या याद रखेंगे, युग्मक, युग्मक बनते हैं, युग्मक क्या होते हैं, बनते हैं। और वहां पर क्या था, समसूत्री विभाजन था और यहाँ लैंगिक जनन में सूत्र अर्धसूत्री विभाजन होता है।
क्या बोलेंगे, अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन होता है। वहां अर्धसूत्री विभाजन ना होकर के कौन सा विभाजन था, समसूत्री विभाजन था, परंतु यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन होगा। तो इस तरीके से हमने क्या पढ़ा, आपकी ग्रंथियों को समाप्त किया। उसके बाद में हमने स्टार्ट किया था आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यानी लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन हमने पढ़ा, लैंगिक अलैंगिक जनन की विधियों के बारे में जाना। और इसके बाद में अब हम अगली क्लास में लेकर के आएंगे आपके लिए ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी मानव में प्रजनन तंत्र। उसके बाद में आपका मानव रोग, और फिर आपकी जो ह्यूमन बॉडी है ये फिनिश हो जाएगी। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।